हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का DSSB में जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, मैं आप लोग के लिए सीरीज लेकर के आ रही हूँ। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में देखे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के मैं आ रही हूँ, तो इस सीरीज को जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे। वेतन शीर्षक से आय केवल तभी कर योग्य होगी जब भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच जो रिलेशन होता है उसमें किस तरह का रिलेशन होगा, तभी आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी हेड में आपकी टैक्सेबल हो पाएगी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का यानी नियोक्ता और कर्मचारी, गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार और संसद सदस्य का, सेलर एंड बायर, विक्रेता और क्रेता का, स्टूडेंट प्रिंसिपल, छात्र प्रधानाध्यापक का। तो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो सैलरी हेड में तभी जाती है जब आपस में जो रिलेशन होगा किस तरह का होता है। सैलरी आपको कब मिलती है जब आप किसी का के यहाँ किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई काम कर रहे होते हैं, उसके बदले में आपको सैलरी दी जाती है। लेकिन वहां पर आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो आप रिलेशन होना चाहिए आपका नियोक्ता और कर्मचारी का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर जो कि काम कर रहा है और एम्प्लॉयर जो कि नियोक्ता होगा और एम्प्लॉय जो कि कर्मचारी होगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। गवर्नमेंट भी तो आप कहेंगे कि सरकार भी तो संसद सदस्य जो होते हैं उनको वेतन मिलता है, लेकिन वो सैलरी हेड में नहीं जाता, वो किसमें जाता है आपका संसद सदस्य को जो मिलता है वो आपका अदर सोर्सेज में चला जाता है। विक्रेता क्रेता क्या है, ये आपका बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको किस हेड में जाएगा, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है उसमें जाएगा। अगर कोई टीचर है तो उसका किसमें जाएगा, वो आपका चला जाएगा, उसका वो प्रोफेशन होता है। तो बहुत ही छोटी सी क्या बात है लेकिन ध्यान से समझने वाली है, तो ये आपका कई आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड। प्रत्येक निर्धार्थी एक व्यक्ति होता है। एसएससी कौन होता है, जो कि कर देता है, जो व्यक्ति कर देने के लिए, टैक्स पे करने के लिए इस तरह से कहें कि टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है, उसको हम एसएससी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन एक व्यक्ति तो होगा ही, व्यक्ति में यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं की जाती। जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। एक पर्सन आता है, एक आपका HUF हिंदू एडवाइजर फैमिली आ जाती है, एक फर्म आ जाती है, तो बहुत सी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी। प्रत्येक व्यक्ति एक निर्धार्थी भी होता है। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि निर्धार्थी भी हो। एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी। एक व्यक्ति सदैव निर्धार्थी भी होता है। एन HUF इज ऑलवेज एन एसएससी। हिंदू भारित परिवार सदैव निर्धार्थी होता है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब ये है कि एवरी एसएससी इज ए पर्सन, कि प्रत्येक करदाता जो है वो एक व्यक्ति तो होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति करदाता हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो एक आंसर ऑप्शन बी होगा। ये प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वो निर्धार्थी या फिर करदाता भी इसे कहते हैं, वो करदाता भी हो। अब ऐसा क्यों होता है, तो जिसकी इनकम जो होगी किसी प्रीवियस ईयर में, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होगी वो किसी प्रीवियस ईयर में जब जो टैक्सेबल इनकम होती है उसकी रेंज से में आ रही है उसके ऊपर है, तभी वो टैक्स को पे करता है। अदरवाइज वो एसएससी नहीं माना जाता है, एसएससी नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कह रहा था कि एवरी एसएससी इज ए पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति ही एक करदाता होता है, लेकिन हर व्यक्ति करदाता हो ऐसा आवश्यक नहीं। तो एक तरह से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रॉयल्टी अकाउंट इज ए। अधिकार शुल्क कौन सा खाता होता है। अनरियल अकाउंट अवास्तविक खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रॉयल्टी की बात नहीं की जा रही है। ये अकाउंट, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि किस तरह का अकाउंट होता है, क्योंकि खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट तो आपका सिलेबस का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये जो रॉयल्टी अकाउंट होगा वो किस टाइप का अकाउंट होता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, नाम मात्र के खाते में आता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी एक फीस होती है। रॉयल्टी एक फीस होती है जो कि दी जाती है जब हम किसी की दूसरे की जो किसी तरह की कोई एसेट होती है उसका यूज कर रहे होते हैं, या फिर रॉयल्टी मेनली बात की जाती है कैसे माइनिंग है, कोयले की खानें होती हैं, तेल के कुएं हैं, तो इसमें से जब हम वहाँ पर कुछ यूज कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं उसका, तो वहाँ पर बदले में उससे रॉयल्टी देते हैं, उसको अधिकार शुल्क देते हैं, यानी कि अधिकार जो उसका है उसका यूज करने का जो हम फीस दे रहे हैं उसको वो रॉयल्टी कहलाती है। तो ये अकाउंट आपका नॉमिनल हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी स्टेटरी ऑडिटर इज। प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है ऑडिटर्स नोटबुक, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स वर्क पेपर्स, डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑडिटर यूज टू एग्जामाइन।
तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम स्टेटरी ऑडिट होता है, वैधानिक अंकेक्षण होगा, तो सबसे लास्ट का काम क्या होता है, एंड में क्या किया जाता है। तो नोटबुक तो क्या होती है, नोटबुक तो पहले ही बनती है, जब ऑडिट प्लान बनता है उसके बाद नोटबुक बन जाती है। और आपके जो पेपर्स होते हैं ऑडिट वर्क पेपर्स, तो जैसे जैसे ऑडिट का काम होता जाता है ये पेपर्स आपके प्रिपेयर होते रहते हैं। जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसके दस्तावेज वो भी साथ साथ चलते हैं। सबसे एंड में क्या होगा, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, who will be responsible for error in report if statutory auditor relies on the work of internal auditors। वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आंतरिक अंकेक्षकों पर विश्वास किया जाए और उसके बाद जो प्रतिवेदन में अशुद्धियां होती हैं तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ऑडिटर था तो उसमें जो इंटरनल ऑडिटर था, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी तैयार किए थे अपने जो भी पेपर्स प्रिपेयर किए थे, जो रिपोर्ट्स बनाई थी, उन सबको जो उन्हीं के बेसिस पे क्या कर रहा है, जो मेन ऑडिटर होगा उन्हीं पर विश्वास करता है, बिलीव करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को तैयार कर देता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अगर कोई भी अशुद्धियां उसमें पाई जाती हैं, एरर निकलता है तो स्टेटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स। यहाँ पर क्योंकि उसने खुद से नहीं किया, उसने क्या किया, दूसरे के कार्य पर दूसरे के उसको बिलीव कर लिया। क्योंकि जो आपका ऐसे कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो सतत अंकेक्षण कहलाता है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिटर मेन होगा उसी ऑडिटर में या वो ऑडिटर खुद आएगा या उसकी टीम के मेंबर्स आते हैं और उसके बाद वो वर्ष भर अंकेक्षण चलता रहता है। यानी कि बुक्स की जो होती है बनाई जा रही, जो रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं उनको एग्जामिन करते रहते हैं, उनकी जांच करते रहते हैं। लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर को कौन नियुक्त करता है, इंटरनल ऑडिटर को नियुक्त करता है मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर को नियुक्त कर रहा है तो वो किसी भी तरह का कोई छल या कपट है या कोई फ्रॉड करना चाह रहा है तो इजिली हो सकता है अगर इंटरनल ऑडिटर को मिला लिया जाए अपने में। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा उसको नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि वो एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर उसको हम नहीं मिला सकते। लेकिन अगर वो रिलाई कर लेता है जो भी ऑडिटर ने रखे होते हैं, बुक्स बनाई है, रिकॉर्ड्स रखे हैं उनके ऊपर, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर देता है तो उसके लिए ऑडिटर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, स्टेटरी ऑडिटर जो होता है, स्टेटरी ऑडिटर ही स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन है। और किस में जाएगा, आपका ये जो दिवाली दायित्व होते हैं उसमें जाएगा लापरवाही के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाई, कंपनी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो कंपनी का ऑडिटर होगा कौन से अपॉइंट करता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है कौन करेगा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। इंटरनल ऑडिटर की बात की जाए तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन आपका जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है और उसको शेयर होल्डर्स ही नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which would be developed satisfying optimally the constraints of time and cost without in any was compromising the quality of audit। कौन सा लेखा की गुणवत्ता में कोई भी समझौता न करते हुए समय लागत की बाधा को इष्टतम संतुष्ट करते हुए विकसित किया जाएगा। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, इंटरनल चेकिंग, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जो भी हमने ऑडिट का काम करना होगा, ऑडिट का काम हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीजें करनी इंपॉर्टेंट है, किसी तरह की क्वालिटी में हम नहीं चाह रहे हैं कि कंप्रोमाइज करें, इसलिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं सब सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। और किसी तरह का ये नहीं देखना है कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करना है कि कॉस्ट कम आए, हमें सिर्फ क्वालिटी ऑडिट करना है। इसको ध्यान में रखते हुए अपना एक जो हम पूरा प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लानिंग कहेंगे, प्रोग्रामिंग कहेंगे या फिर चेकिंग कहेंगे। तो चेकिंग नहीं कहलाता है आपका, ना ही योजना है आपका। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो पहले आएगा, ऑडिट प्रोग्राम यानी कि जो लेखा परीक्षा कार्यक्रम होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग करके सारा काम करते हैं। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अनलाइक। लेखा परीक्षा फर्मों के ही पृथक उनकी वित्तीय जानकारी की एक स्वतंत्र परीक्षा होती है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन, लाभोन्मुखता, आकार की, लीगल फॉर्मेट की। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हम ऑडिट का काम करते हैं इसमें हम जो फर्म होगी, जिस भी फर्म का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कर रहे हैं तो उसको इंडिपेंडेंटली एग्जामाइन करते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो हम प्रॉफिट ओरिएंटेशन पर भी देखेंगे, साइज क्या है उसका और लीगल फॉर्मेट क्या है, किस तरह की है वो।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही इसमें शामिल किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा वक्त जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी इज लाइक a रिटेल टैक्स imposed at a point. This tax is collected from the consumer. जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है, इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। करेक्ट है। आप देखते होंगे जो भी चीज आप परचेज करेंगे सब में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आपको साथ में जीएसटी भी लगा रहता है। आप ऑर्डर करिएगा कुछ भी सामान को तो आप देखेंगे वहां पर भी जीएसटी लग रहा है। मेडिसिन मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उस पर भी जीएसटी लग रहा है। इनफैक्ट आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन कुछ खाने का जोमेटो से स्विगी से तो उस पर भी देखते होंगे आपकी जीएसटी लग रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं वहां से खाना ऑर्डर करते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि आप पर जीएसटी लग रहा है। तो क्या है, जीएसटी मेनली लगाया जाता है वस्तुएं जो बनाई जा रही है देश में उनकी बिक्री पर, उनको जब जो सेल किया जाता है तो उस पर वहां लगाया जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली उसको पे कौन कर रहा है? उसको पे तो हम और आप ही कर रहे हैं ना। उसको पे तो जो कर रहा है कंज्यूमर, लगाया जा रहा है प्रोडक्शन पर और जो पे कर रहा है कंज्यूमर। तो ये क्या है, इसीलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो क्या है, इनडायरेक्टली ये किससे वसूला जाता है? हम कस्टमर से, हम कंज्यूमर से ही वसूला जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये वाला पहला पॉइंट जो कह रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर है जीएसटी विल अबॉलिश ऑल डायरेक्ट टैक्स इक्विवेलेंट इंडिया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जीएसटी ने भारत में पिछले सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया। गलत है, प्रत्यक्ष को नहीं अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उनको समाप्त किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस आपके कहीं से समाप्त नहीं हो, अलग लगते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके जीएसटी बनाया गया। लेकिन उसमें भी सारे टैक्सेस नहीं शामिल किए गए हैं। कुछ टैक्सेस हैं अभी भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका जो कस्टम ड्यूटी है वो अब भी लगती है। कस्टम ड्यूटी भी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और वो भी अभी भी लगाई जाती है। कुछ चीजों पे एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है। तो कुछ टैक्सेस ऐसे जो अभी भी लगाए जा रहे हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट है पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा और यही पूछा ही गया था कि क्या ट्रू नहीं है। बाकी दो भी देख लेते हैं। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम जुलाई 1, 2017। कब से लागू हुआ था पूरे देश में? करेक्ट है, 1 जुलाई 2017 से। इट विल अंटिल द टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया, भारत के कर ढांचे को एकीकृत करेगा, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक में कर लिया गया था, सब इसी में आ गए थे। बाकी अलग से कुछ नहीं, 2-3 लगते हैं तो भी मैंने बताया आपको, बाकी नहीं लगते। छोटे मोटे टैक्सेस सब एक में ही लगने लगे हैं। तो ये बात भी सही है। ये वाले तीनों पॉइंट ये सही हो जाते हैं, ए, सी और डी। गलत कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when preparing bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per cash book, check issued but not presented within the period should be। जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, यदि आप रोकड़ बही के डेबिट शेष को लेकर चलते हैं तो अवधि के दौरान निर्मित किए गए किंतु प्रस्तुत न किए गए चेकों को। मीन्स कहने का ये है कि आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें आप क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? जो आपकी कैश बुक है उसके जो डेबिट शेष है, यानी कि जो उसका बैलेंस आया है, क्योंकि कैश बुक में डेबिट शेष ही रहता ही है, डेबिट बैलेंस रहता है, तो उससे आप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको उसमें कुछ चीजें ऐड करनी होंगी, कुछ चीजें लेस करनी होंगी। उसके बाद लास्ट में आपका जो आएगा वो क्या होगा, जो पासबुक का बैलेंस होगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर तो अवधि के दौरान निर्मित किए गए किंतु प्रस्तुत ना किए गए चेक, यानी कि इशू तो कर दिए गए थे लेकिन उनको प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उनका आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, डिडक्ट करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड या फिर नन ऑफ द। उनको क्या किया जाता है? इस तरह के चेक्स को हम ऐड करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आप लोग के क्लासेस में प्रोवाइड कराई थी, तो अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, BRS जिसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है, इस बारे में नहीं पढ़ा है तो क्लासेस की वीडियोस में देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो क्या होता है, किस तरह से लगाया जाता है, कौन सी चीजें ऐड होती है, कौन सी लेस होती है, वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स, एक बैंक समाधान विवरण मिलान करता है कैश बुक और नेट प्रॉफिट का, क्रेडिटर लेजर विद द डेटर लेजर का, कैश बुक विद पेटी कैश बुक बैंक कॉलम विद द पासबुक। तो यही वाला आपका डी वाला पॉइंट करेक्ट है। अगर आपका यहाँ पर सिर्फ कैश बुक और बैंक बुक होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पर कहेगा कि कैश बुक का बैंक कॉलम, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है कि जो कैश बुक हम बनाते हैं तो डबल कॉलम की बनती है, जिसमें कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होता है। तो उसका जो बैंक कॉलम होगा उससे जो पासबुक होती है उसको, उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following expenses cannot be apportioned in various department? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय है जिसे आप विभिन्न विभागों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि बांटा नहीं जा सकता? एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर, ऋण और विपत्रों पर ब्याज, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अग्नि बीमा प्रीमियम, डिप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन मशीनरी, मशीनरी पर मूल्यह्रास और मरम्मत। तो यहाँ पर क्या बांटा नहीं जा सकता? एडवर्टाइजमेंट, आप जिस भी प्रोडक्ट का करेंगे उस पर उस यूनिट पर उसको डाल दिया जाएगा, करेक्ट है। लेकिन जो डिबेंचर्स हैं या फिर जो लोन्स हैं उन पर जो इंटरेस्ट दिया गया है उसको आप किस बेसिस पर बांटेंगे? तो यही वाला जो भी पॉइंट है इसको जो है बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग विभागों पर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी जिसका आगे गुड्स का जिन चीजों का आप करा रहे हैं उस डिपार्टमेंट पे चला जाएगा। डिप्रिसिएशन भी मशीनरी का या रिपेयर है तो जिस मशीन से जो सा प्रोडक्ट बन रहा है उस पर उसको डाला जा सकता है। तो यहाँ पर लेकिन बी वाला पॉइंट है उसको आप नहीं कहीं डाल सकते। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। A machine was purchased 2 years back for ₹50,000 and depreciation is charged at 25% per annum on diminishing balance basis. What is its present book value? 2 साल पहले एक मशीन 50,000 में खरीदा गया था और मूल्यह्रास जो था वो 25% वार्षिक दर से ह्रासमान शेष के आधार पर चार्ज किया गया, उसकी वर्तमान बुक वैल्यू क्या है? तो एक मशीनरी खरीदी गई थी 2 साल पहले, कितने की खरीदी गई थी? 50,000 की खरीदी गई थी और उसको डिप्रिसिएशन 25% लग रहा है। अब आपसे कह रहा है कि अब जो है उस मशीन की वैल्यू कितनी, ये नहीं पूछ रहा है कि अब डिप्रिसिएशन कितना, ये पूछ रहा है कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। और आपको कैसे निकालना है? WDV मेथड से निकालना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है उससे निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ईयर की का डिप्रिसिएशन निकालते हैं। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन में 50,000 की है आपकी मशीनरी, इस पर हमें कितना निकालना है? लेस कर दीजिएगा 25%। तो 50,000 का 25% बहुत ही इजी है, कितना निकल के आ जाएगा? 50,000 का 25% का मीन्स क्या हो जाता है? मैं लिख रही हूँ, बहुत ही इजी है, आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। 1/4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर दी, कितना आएगा? 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 2 टाइम जाएगा, उसके बाद 5 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। लेस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। यहाँ पर 7 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इस पर जब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो होगी वैल्यू हमारी ये निकल करके आएगी, जिस पर हमें डिप्रिसिएशन लगाना है। अब फिर 25% इस पर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। अब 500 का हमको ये फिर निकालना होगा 25%, यानी कि 1/4 ही कर लीजिए सीधे सीधे। अब 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड करिएगा, 9 टाइम जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपका। उसके बाद एक यहाँ पर आपका कैरी करेंगे, 15 हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर आपका 5 टाइम जाएगा। तो ये निकल करके सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा। फिर इसको लेस कर दीजिए, अब कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जा सकता, 17 कर देंगे, यहाँ पर से 1 कैरी कर लेंगे, 9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 8 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ बचेगा कितना हमारा? 28,125। ये हमारी क्या बचेगी? जो एसेट की वैल्यू है 2 साल के डिप्रिसिएशन लगने के बाद, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर बचेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कितना इजी था ये वाला क्वेश्चन। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे चार्ज करना है और साथ में आपको थोड़ी सी मैथ भी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी से उसको निकाल सकें, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि निकालना कैसे, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने डिवाइड करके आपको बताया। स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपके जल्दी से आंसर्स लग पाएंगे, क्योंकि टाइम आपको कम मिल रहा है क्वेश्चन ज्यादा करने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस सिस्टम फ्लोट इज फॉलोड इन द केस ऑफ अग्रदाय प्रणाली जो होती है वो उसके मामले में अनुमान होता है पेटी कैश बुक, ट्रेस बुक, पासबुक, कैश बुक। जहाँ पर भी ये सिस्टम देखिए सीधे सीधे आंसर लगा दीजिए, पेटी कैश बुक खुदरा रोकड़ बही जो होती है, तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे ये वाला जो मेथड यूज होता है वो आपका पेटी कैश बुक में यूज होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी। डैश को अज्ञात दायित्वों के लिए बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
और बैड डेट रिजर्व प्रोविजन। तो किसको बनाया जाता है अननोन लायबिलिटी के लिए? तो आपका संचय जो होते हैं, यहाँ पर आपको पता है किसके लिए कर रहे हैं, टैक्सेशन के लिए। प्रोविजन जो होता है, प्रोविजन किसी भी आपको जो नॉन लायबिलिटी होती है उसके लिए किया जाता है कि आपको पता है कि ये लायबिलिटी है, तो उसके लिए आप प्रोविजन पहले से कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप रिजर्व करके रख रहे हैं, तो किसके लिए? बैड डेट के लिए। लेकिन जो आपका सिर्फ सिंपल सा संचय अगर कहीं पर दे रखा हो रिजर्व, तो वो किया जाता है किसी भी तरह के जो भी आप आगे अननोन कोई लायबिलिटी बनेगी तो उससे निपटने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these is an example of accelerate method of depreciation? इनमें से कौन ह्रास की त्वरण प्रणाली का उदाहरण है? यहाँ पर ह्रास की जो त्वरण प्रणाली होती है उसका एग्जाम्पल है WDV मेथड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, सिंकिंग फंड है, एनपी मेथड है। यहाँ पर कौन सा मेथड होता है? ये WDV मेथड कहलाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी मेथड का यूज करके अभी आपने जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व किया न्यूमेरिकल, वो यही मेथड था। इसी को डिमिनिशिंग भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि इनकम टैक्स में कौन सा मेथड यूज होता है, तो इनकम टैक्स जो आयकर है उसमें भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनकम टैक्स में कौन सी ह्रास प्रणाली का यूज होता है, कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड यूज होता है, तो यही मेथड आ जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट इज कॉल्ड एज डैश। व्यक्तिगत खातों और नकदी खातों का अनुरक्षण कहलाता है। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर नन ऑफ दैट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो आप कौन सा मेथड का यूज करेंगे? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए आप लोग। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, किस मेथड का यूज किया जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not recorded using adjust journal entries? निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल प्रविष्टियों को समायोजन करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? यानी कि जब आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो किसका यूज नहीं करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए? अक्रूड एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर अक्रूड रेवेन्यूज का, पोस्ट पेड एक्सपेंस का, नॉन कैश एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका आप एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए यूज नहीं करते? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पोस्ट पेड होती है, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या होता है? जिसको आपने पहले ही पेमेंट कर दिया होगा। पोस्ट पेड में जिसको कि आप बाद में पेमेंट करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? जो जीएसटी होता है उसको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2, 3, 4, 5। तो पहले जो था इसके 3 पार्ट्स थे, अब जो है वो इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। 4 कहाँ से लगता है आपका? एक सीजीएसटी लग जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एक आपका एसजीएसटी लग जाता है, नेक्स्ट हो जाता है आपका आईजीएसटी जो कि एकीकृत कहलाता है, इंटीग्रेटेड इसको बोलते हैं, और एक हो जाता है यूजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो लगाती हैं, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो आपका यूजीएसटी हो जाता है। तो ये 4 टाइप्स के हैं अब आपके जो जीएसटी के टाइप्स होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस? सही क्रम कौन सा है इसमें से? लेजर जर्नल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, जर्नल, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन्होंने पहले लेजर के जर्नल से पहले ही लेजर बना दिया, ये तो सीधे सीधे गलत है। सब्सिडरी बुक पहले बनाई फिर जर्नल बनाया, ये भी गलत हो गया। ये वाला सी में जर्नल बनाया करेक्ट है, फिर सब्सिडरी बुक ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया है लेजर, तो कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस तो सही है। फिर आपका क्या है? ट्रायल बुक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। एक बार डी वाला भी देख लेते हैं, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर ये वाला भी आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लेजर के बाद सब्सिडरी बुक कर दी, ये आपकी पहले थी। तो यहाँ पर कई जो है वो आपका ऑप्शन सी है। यहाँ पर एक बीच में इन्होंने मिस कर दिया, लेकिन फिर भी अगर सीक्वेंस आप देखेंगे तो करेक्ट आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी यहाँ पर तीनों ही गलत हैं। तो आज आपकी वीडियो में जो थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप जरूर से देखेंगे अपने एग्जाम में। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट करिएगा, और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसकी जो एक और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि टाइम आपके पास अब कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।